इस एपिसोड में सुइसाइड या आत्महत्या से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अगर आपको लगता है कि ये बात आपको तकलीफ दे सकती है तो इस वीडियो को ना देखें। दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य से है और पर्सनल मेडिकल एडवाइस का रिप्लेसमेंट नहीं है। सुइसाइड इज़ अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। वो एक ऐसा मौत का कारण है जिसे हम रोक सकते हैं। खुदकुशी के बारे में सोचना और खुदकुशी करना, ये सोच और करने में जो अंतर है वो 5 सेकंड से लेके 10 साल तक का हो सकता है। एक चीज़ अगर मैं किसी ले पर्सन को ये पूछूं जिसका साइंस से शायद ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, वो ये कहेगा कि सुइसाइड मन की कमज़ोरी की वजह से होता है। और मुझे लगता है कि ये भ्रांति को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी भी याद है कि एक डॉक्टर माँ बाप अपने बच्चे को मेरे पास ले आइए कि सर ये कॉमर्स करना चाहता है, इनको आप काउंसिल कीजिए कि साइंस करे। और उन्होंने मुझे कहा कि हमने जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो कौन संभालेगा। हम हमारे अधूरे सपने बच्चों पे नहीं डालें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में हम एक फिनोमिनन देखते हैं जिसको हम पाइका कहते हैं, पेरेंट्स इन इंडिया एंड चिल्ड्रन अब्रॉड। और लोगों को एक गलत फहमी इसमें यह है कि बुढ़ापे में ये सब विचार आना नॉर्मल है, क्योंकि अभी 70 उम्र का हो गया तो उसको ये सब मौत की विचार आएंगे, तो वो हेल्प नहीं लेते। मेरा एक सपना है, अभी वो उस मेरे जीवन काल में होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, कि एक दिन ऐसा आए जहां एक सुसाइड फ्री इंडिया हो। कि हम जो जीवन का युद्ध रोज लड़ते हैं वो युद्ध कभी भी रणभूमि में नहीं जीतते हैं, वो हमेशा मन भूमि में जीता जाता। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेंटल हेल्थ विद डॉक्टर हरकिशन ममतानी में। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मेंटल हेल्थ संबंधित ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचाने का हमारा प्रयास बना रहता है। इसी कड़ी में आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस पर आमतौर पर एक चुप्पी साध ली जाती है। वो टॉपिक है सुइसाइड। सुइसाइड के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके रिस्क फैक्टर्स और कैसे टाइमली इंटरवेंशन से सुइसाइड से हम किसी को बचा सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में हमारे साथ जो जुड़े थे वो थे डॉक्टर अविनाश डिसूजा सर। डॉक्टर डिसूजा मुंबई के कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, साथ ही डिसूजा फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी भी हैं। साथ ही वे कई स्कूल्स के साथ एक विजिटिंग स्कूल साइकाइट्रिस्ट के कैपेसिटी में भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कई टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सुइसाइड प्रिवेंशन पर भी काफ़ी काम किया हुआ है। तो इस पॉडकास्ट में उनसे हमें क्लिनिकल इंसाइट्स तो मिले, बट साथ ही ग्राउंड लेवल पर सुइसाइड प्रिवेंशन में कैसे काम किया जा सकता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की उनसे। तो अगर आप किसी तनाव से ग्रसित हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इससे जूझ रहा है, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कहते हैं नॉलेज क्रिएट्स सेफ्टी। आपका एक कदम किसी की जान भी बचा सकता है। तो आइए इस कॉन्वर्सेशन में देखते हैं कि सुइसाइड के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। ऐसे ही मेंटल हेल्थ संबंधित जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो सर, थैंक यू सो मच। आपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला सर इस पॉडकास्ट के लिए। हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, सुइसाइड सर। सुइसाइड एक बहुत ही हैवी शब्द होता है सर, और फॉर समवन जो लगभग 25 सालों से साइकाइट्री में है सर, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस कर रहा है, आपने आई एम श्योर बहुत बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि सुइसाइड का मेंशन आया होगा, आपके पेशेंट्स ने, आपके पेशेंट्स के केयर गिवर्स ने इसको मेंशन किया होगा। ऐसी कोई एक स्टार्क मेमोरी आपको याद है आपके अर्ली डेज से, जब पहली बार आपने किसी के मुंह से सुइसाइड के बारे में सुना, तब आपका क्या रिएक्शन था सर? देखो, जब हम साइकाइट्री में नए नए आए, जब हम रेसिडेंट डॉक्टर थे, तो मुझे अभी भी याद है हमने एक पेशेंट देखा था और पेशेंट को डिप्रेशन था। हमने दवाई चालू की थी और दवाई चालू करने के करीबन 10 दिन बाद उस पेशेंट के घर में कुछ घटनाएं हुई। उनके अपने पिताजी के साथ झगड़ा हुआ और जो एंटी डिप्रेसेंट्स हमने शुरू की थी वही एंटी डिप्रेसेंट की 20 गोली उन्होंने खा ली। तो
साइकेट्री में आए 2 महीना ही हुआ था, तो हमें फिर ये लगा कि हम किसको दवाई दे किसको नहीं दे। अभी लकीली उसको हॉस्पिटल ले आए, समय से। पेशेंट बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ऐसा लगता है कि मैंने उसको डिप्रेशन की दवाई दी और वही दवाई से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो ये मन में थोड़ा था। तो मैं वैसे लकी था कि मेरे दोनों पेरेंट्स साइकेट्रिस्ट थे, तो मैंने घर जाके उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे समझाया कि सुसाइड साइकेट्री में होता है और सर्जन्स के लाइफ में जैसे डेथ होता है टेबल पे, या कार्डियोलॉजिस्ट के लाइफ में भी डेथ हो सकता है, तो साइकेट्रिस्ट के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में सुसाइड होता है। कि हम ऑपरेट तो नहीं करते, लेकिन पेशेंट कभी कभी अपनी लाइफ लेने की कोशिश कर सकते हैं। और उन्होंने समझाया कि ऐसा बहुत होगा, उसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्रीटमेंट नहीं दे या हम काम करना बंद कर दे या डर जाए। हमें अपने मनोबल को मजबूत करना है इससे डील करने के लिए। और ऐसी ओवर द इयर्स फिर बहुत सारी घटनाएं हुई, तो अभी तो हम फेस कर चुके हैं इसको कई बार। तो आई डोंट थिंक अभी अगर ऐसी कोई घटना हुई तो हमें पूरा ज्ञान है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक मेमोरी है जो मेरे साथ हमेशा रहती है। एक दूसरी मेमोरी मुझे अभी भी याद है, कोविड के दौरान हम सभी जानते हैं कि मानसिक पीड़ा बढ़ गई थी काफी ज्यादा। और एक दिन ऐसा आया कोविड में जब एक दिन में मेरे 3 पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ओह माय गॉड। और ये कारण सिर्फ यही था कि कोविड में दवाइयाँ नहीं मिल रही थी और दवाई नहीं मिलने के कारण दवाई बंद हो गई थी उनकी। तो वो ठीक हो रहे थे और उनकी डिप्रेशन बढ़ गई क्योंकि दवाई बंद हो गई अचानक से। और डिप्रेशन बढ़ने के कारण जो डिप आया उनके मूड में, उसमें उनको खुदकुशी करने की बात मन में आई। तो एक ने फांसी लगाने की कोशिश की, एक ने अपने आप को मतलब हाथ को काटने की कोशिश की, और दूसरा पेशेंट था वो घर के बाहर निकल गया, वो सोचा मैं नदी में कूद जाऊंगा तो ऐसा। बट प्रॉब्लम ये था कि तीनों बचे, ऐसा नहीं है कि नहीं बचे। परिवार वालों ने एन वक्त पे देख लिया, उनको रोक लिया। बट अभी आप अगर 1-2 घंटे के अंतर में आपको फोन आए कि इन्होंने अटेम्प्ट, ऐसे 3 फोन अगर आ गए तो आप सोचने लगते हो कि क्या हो रहा है आज का दिन ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है। बट देन ऑफ कोर्स सभी बच गए, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं थी। बट मैं ये भी कहूँगा हमने मौत भी देखे हैं कि सुसाइड हुआ है, न फैमिली वाले बचा सके हैं, न हम साइकाइट्रिस्ट होकर कभी कभी कुछ कर नहीं पाए हैं। लेकिन ये हमारे जीवन का, हमारे काम का एक हिस्सा है, तो इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे से आपने 2 इंस्टेंसेस बताए सर, जहाँ आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल रहे हैं, वेरी अंडरस्टैंडेबली सो। एक एज अ यंग पर्सन, एज अ यंग डॉक्टर, जब आपने सुसाइड पहली बार विटनेस किया, एंड जब एक ही दिन में आपने 3 सुसाइड अटेम्प्ट्स के बारे में सुना। इससे एक चीज़ तो साफ हो गई सर, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ही रूटीन चीज़ जैसी ही है। जैसा आपने उसको बहुत एक अच्छा वर्ड यूज़ किया, इट इज़ लाइक एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। सो फॉर ऑल द यंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई थिंक उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जैसे एक सर्जन सर्जरी करना नहीं रोकता, बट उन्हें वो ट्रीटमेंट भी उसी तरह कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि सर आई थिंक रिसर्च भी यही बताता है सर कि मेडिसिन आर मोर लाइकली टू हेल्प पीपल आउट ऑफ देयर सुसाइडल आइडियाज। नहीं, मैं मेरे रेसिडेंट्स को हमेशा ये सलाह देता हूँ कि हम डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स मर सकते हैं, मौत होती है, हम मौत देखते हैं, और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं। तो हमने MBBS में देखा है, हमने MD में देखा है, हम आगे भी देखेंगे। और कुछ केसेस होंगे जहां हम मौत को टालने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, कुछ केसेस होंगे जो हमारे हाथ के बाहर होंगे। हम भी इंसान हैं, तो ये बात हम मान के चलते हैं कि समटाइम्स एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है कि हमने किसी को बचा लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नहीं बचा पाते और हमको पता भी नहीं चलता है कि ऐसा हो गया है। फिर कुछ महीने बाद पता चलता है, क्योंकि रिलेटिव्स कुछ महीने बाद मिलने आते हैं और कहते हैं कि सर 3 महीने पहले तो ऐसे हो गया और हम शॉक में थे, लेकिन हमको फिर अभी लगा कि आपको आके मिले
और फिर कई बार हम रिलेटिव्स के मेंटल हेल्थ को हेल्प करते हैं, क्योंकि इस सुसाइड, जब फैमिली में कोई सुसाइड करे या खुदकुशी करे तो उनके साथ डील करना, उनको हैंडल करना, और उसका असर सदियों तक, आई थिंक ईयर्स तक रहता है, तो जनरेशन्स तक रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो पोस्ट सुसाइड फैमिली को हैंडल करना भी डॉक्टर्स को आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा छेड़ा है सर आपने। अगर मैं कहूँ कि सर ये मान के चलते हैं कि किसी की फैमिली में एक सुसाइड की से डेथ हो जाती है सर, तो उनकी फैमिली को किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे, क्या समझाएंगे, कैसे बताएंगे सर उनको? देखिए, इनिशियली तो हम उनकी पूरी बात सुनते हैं, उनको एक्सप्रेस करने का एक मौका देते हैं कि उनके मन में क्या है। कई बार उनके मन में पश्चाताप होता है कि हम बचा नहीं पाए, हमारा पेशेंट कह रहा था, हमने उसको सीरियसली लिया नहीं। कई बार उनके मन में दुख होता है कि ऐसा हो गया है। कई बार शर्म होती है कि हम दुनिया को कैसे फेस करेंगे इसके बाद। कई बार उनको ये भी लगता है कि हो सकता है कि हम अगर सीरियसली इसको पहले लेते तो पेशेंट बच जाता। और खास करके जब पेरेंट्स है और एक बच्चे की मौत हुई है तो उनको और भी बुरा ज़रूर लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक घर में अर्निंग मेंबर है जो सुसाइड करता है, तो उसका इफेक्ट फैमिली पे आती है, वाइफ पे आती है, बच्चों पे आती है। और इसका प्रभाव जो है बहुत गहरा है, इसको हम 1-2 सेशन बात करके ख़त्म नहीं कर सकते। कई बार 6 महीने 1 साल तक भी उनको थेरेपी देनी पड़ती है, और उसके बाद भी ये एक ऐसा मेमोरी है कि हम उसको इरेज नहीं कर सकते, और ये एक ऐसा उनके जीवन में घटना है जो उनके साथ रहेगा। सिर्फ उस घटना के प्रति उनका जो प्रतिक्रिया है, उनकी जो सोच है, उनका जो खुद के प्रति रवैया है इस घटना को लेके, उसमें थोड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। उनको आगे मजबूत बना के जीवन कैसे जिया जाए इसमें हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस रहता है जैसा आपने बताया सर। कई बार आई थिंक जो आपने कहा कि हम कुछ भी कर लें, शायद साल भर 2 साल भर भी उनका ट्रीटमेंट थेरेपी से कर लें, मेडिसिन से कर लें, बट वो मेमोरी को इरेज कर पाना मुश्किल है। उसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट तो रहेगा ही कहीं ना कहीं। बट आई थिंक ज़रूरी है उन्हें समझना और उन्हें समझाना कि लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ मूव्स ऑन, एंड जैसा आपने कहा कि चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। बट सर थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात करते हैं सर। सुइसाइड से आप बहुत सारी डिफ़िकल्ट इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं जब भी कोई ये वर्ड सुनता है। बट अगर आपको एक आम पब्लिक को बताना हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज सुइसाइड, तो आप उन्हें क्या समझाएंगे सर? तो सुसाइड को हम हिंदी में खुदकुशी या आत्महत्या कहते हैं। इसमें एक इंसान अपनी स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से चाहता है कि अपनी जान ले ले, या जीवन छोड़ दे, या खुद को मौत के घाट उतार दे। और ये कोई उसको जबरदस्ती कर नहीं रहा है ये करने के लिए, ये उसकी खुद की इच्छा है। और जब उसे जीवन व्यर्थ लगने लगता है, या उसे लगता है कि जीकर कोई मतलब नहीं है, या आगे कोई आशा की किरण नहीं है, तब ये बातें उनके मन में आती है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है सुसाइड का जो मैं कहूँगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बताया कि अपनी इच्छा से जब कोई अपनी जान लेने का प्रयास करे। हम सब साइकाइट्री में एक और चीज़ बहुत कॉमनली एनकाउंटर करते हैं, वो है सेल्फ हार्म। तो सुइसाइड और सेल्फ हार्म में क्या फ़र्क समझते हैं सर आप? देखिए, सुसाइड एक सीरियस अटेम्प्ट है, वहाँ इच्छा पेशेंट की ये है कि वो मर जाए। सेल्फ हार्म में एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, खुद को चोट पहुंचाते हैं। वो कटर से अपने आप को काटेंगे, ब्लेड से काटेंगे, या अपनी चमड़ी उजेड़ेंगे, या अपने आप को चिमटी काटेंगे, या स्टेपल पिन्स या कुछ चीज से खुद को चोट पहुंचाएंगे। और उनका एम है कि चोट पहुंचे, खून थोड़ा बहे, और उस दर्द में उन्हें थोड़ी आनंद मिलती है। तो कई बार जब हम इन पेशेंट से बात करते तो उनका एक सोच है कि मेरी जो मानसिक पीड़ा है वो मैं शारीरिक पीड़ा द्वारा दूर करूं।
लेकिन उनकी इच्छा कभी नहीं है कि वो मरे। उनकी इच्छा सिर्फ है कि थोड़ा सा खुद को चोट पहुंचाए। बट कई बार ये भी होता है कि 15 से 25 उम्र में ये काफी कॉमन है। और हम जब देखते हैं कि जब खुद को कोई काटने जाता है ब्लेड से या चक्कू से या सिजर से, तो कई बार गलत कट जाता है और वो Fatal सुसाइड में बदल जाता है। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बट कई बार सुपरफिशियल कट्स होते हैं जो सिर्फ ऊपरी चमड़ी के ऊपरी भाग पे होता है और खून थोड़ा बहता है, और वो अक्सर उनका सोच है कि वो कट करने से और खून बहने से उन्हें एक आनंद मिलता है, क्योंकि उन्हें एक रिलीफ मिलती है, तो एक रिलैक्सेशन होता है। लेकिन ये एक गलत कोपिंग मैकेनिज्म है। हमारे पास बहुत सारे दूसरे कोपिंग मैकेनिज्म्स है, जैसे चाहे कोई एक्सरसाइज करे, चाहे कोई प्रार्थना करे, चाहे कोई रिलीजन में जाए, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव म्यूजिक है, डांस है, बहुत सारी पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स है। तो अगर कोई भी व्यक्ति सेल्फ हार्म भी कर रहा है तो उसे एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। राइट। कोपिंग मैकेनिज्म से मुझे याद आया सर, मैं अपने कुछ मरीजों को ये सलाह देता हूँ, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं उन्हें बस अपने आप को हार्म पहुंचाना होता है ताकि दे ओवरकम देयर इमोशनल डिस्ट्रेस। तो मेरे कई मरीजों को मैं ये सलाह देता हूँ, आम भाषा में उसको आइस थेरेपी भी कहा जाता है। अपने हाथ में बस बर्फ के कई टुकड़े पकड़ लो, तो उससे एक तरह का पेन भी होता है और वो डिफिकल्ट इमोशंस वेंट आउट करने का स्लाइटली हेल्दियर कोपिंग मैकेनिज्म भी है सर। नहीं, ये एक ज़रूर एक मतलब उपाय है जो सही है। जी। कई पेशेंट्स को हम ये भी कहते हैं कि आप फिजिकल स्पोर्ट्स खेलो, चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, जहाँ मतलब आपका एनर्जी बाहर आए। राइट। फुटबॉल खेलिए, रफ स्पोर्ट्स थोड़ा खेलिए, क्योंकि वो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मेथड है आपका गुस्सा बाहर आने का, या आपके मन में जो पीड़ा है वो बाहर आने का। तो ये पॉसिबल है कि आप कर सको। कई बार ये भी होता है कि हम म्यूजिक, डांस, कुछ भी वो ज्वाइन करे, चाहे जुम्बा हो, फास्ट डांस हो, जहाँ उनकी एनर्जी निकले। तो ये सारे मैकेनिज्म्स सही है। राइट राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि हर सेल्फ हार्म अटेम्प्ट सुइसाइड अटेम्प्ट नहीं होता, जो हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। सर, बात करते हैं कि सुइसाइड होता क्यों है सर। तो अगर मुझे पता है ये एक अपने आप में एक दो घंटे का विषय है सर, बट अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें ब्रीफ में कि सुइसाइड होता क्यों है तो। देखिए, सुसाइड के बहुत सारे कारण हैं। अभी एक तो जेनेटिक है। हमने देखा है कि ये परिवारों में पाया जाता है, फैमिलीज में देखी गई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। हालांकि सुसाइड की कोई सिंगल जीन अभी तक नहीं मिली है। करेक्ट। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है जो प्ले करते हैं। जैसे हम साइकाइट्री में मानते हैं कि कोई भी बीमारी का एक बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है, वैसे ही सुसाइड का भी बायोसाइकोसोशल मॉडल है। बायोलॉजिकली, या अगर हम देखें तो केमिकल्स होते हैं ब्रेन में जो ऊपर नीचे चले जाते हैं, जिसके लिए हम दवाई देते हैं, और ये भी सुसाइड का एक कारण बन सकता है। साइकोलॉजिकली, जब इंसान अकेला है, बेबस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बेरोजगारी है, माँ बाप के साथ उनका नहीं जमता है, परिवार के साथ नहीं जमता है, शादीशुदा या जो उसकी विवाह की जिंदगी है उसमें भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो ये चीजें आ सकती है। प्यार में पीड़ित लोग होते हैं जिनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, तो उनमें लगता है, उनको लगता है कि अभी मेरा जीवन खत्म हो गया है। कई बार ये भी होता है कि सोशल फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर कुछ शर्मनाक बात हो गई, जैसे चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया और पेपर में नाम आ गया, तो बहुत सोसाइटी में शर्मनाक बात हो गई। कई बार ऐसा होता है कि कर्जदार घर पे आके बुरा भला कह रहे हैं, धमका रहे हैं, तो कभी किसी पे गलत पुलिस केस हो गया, उस दबाव में भी लोग ये सब कर सकते हैं। पढ़ाई का स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, तो हम काफी युवकों में देखते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि बच्चों में
मैं ये नहीं कहूँगा काबिलियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी माँ बाप चाहते वो IIT करे, नीट करे, बट वो कोप नहीं कर पाते और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रेशर में होता है। कई बार 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई उन्हें कठिन लगती है, लेकिन माँ बाप चाहते कि हर कोई 90% लाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके कारण भी पीड़ा होती है। और मेन टेंशन ये है कि उस समय पे जब मेरे पास कोई आशा की किरण आगे नहीं दिखती है, मैं अपने आप को बेबस पाता हूँ और मेरे पास कोई है नहीं कि जिसके पास मैं जाऊँ और बात करूँ। तो मेरे पास एक सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। मैं मेरे सारे पेशेंट से हमेशा पूछता हूँ कि आपने अगर खुद की जान लेने की कोशिश की है तो आपकी कारण क्या है इसका? क्या आपको लगता है कि आप मरना चाहते हो? ये गौर से सुनिए, इसमें 2 चीज है। क्या आप मरना चाहते हो कि क्या आपको लगता है जीवन व्यर्थ है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डू यू वांट टू डाई और इज लाइफ फ्यूटाइल। तो ये दोनों पहलू अलग है। तो कुछ ऐसे कि नहीं मैं मरना चाहता हूँ, गुस्से में है, ये है, बट दूसरा एक मैं जीकर क्या करूँ। तो अभी एक उदाहरण मैं दूंगा कि कोविड के समय पे मुझे अभी भी याद है, एक 53 इयर्स की लेडी मेरे पास आई थी। उनकी पूरी फैमिली कोविड से मर गई और सिर्फ वो ही बची थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे मन में लगता है कि मैं भी मर जाऊं, क्योंकि मैं अकेले जी के क्या करूंगी। तो मैं मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जीवन व्यर्थ है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान मरना नहीं चाहता, बट उसको लगता है जीवन में कुछ और नहीं बचा है। तो ये फैक्टर्स भी होते हैं। करेक्ट। मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स आपने एनलिस्ट किए सर, जिसमें जैसे आपने बायोलॉजी की बात की, जिसमें जीन्स का रोल होता है, कुछ केमिकल्स का रोल होता है इसमें, सेरोटोनिन, डोपामिन, BDNF। आई एम श्योर इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है सर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की आपने बात की कि किस तरह से कुछ हमारे अंदर में कुछ पर्सनैलिटी वल्नरेबिलिटीज़ रहती हैं जिसकी वजह से हम ये सुइसाइड अटेम्प्ट की तरफ ज़्यादा प्रोन रहते हैं। और सोशल फैक्टर्स, आपने कई सोशल फैक्टर्स बताए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कई जो आपके पेशेंट्स ने आपके साथ इंस्टेंसेस शेयर किए, जिससे हमें समझ में आता है कि सुइसाइड अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है सर, जिसमें कोई एक फैक्टर, सिंगल फैक्टर नहीं है कि हम बता सके कि यही एक चीज़ है जिससे सुइसाइड हो रहा है सर। बट आमतौर पर ऐसी मान्यता है सर कि जिसको सुइसाइड जिसने सुइसाइड अटेम्प्ट किया है या जिसका सुइसाइड से डेथ हुआ है, उसको कोई ना कोई मेंटल इलनेस था। इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, चाहे उसे मानसिक तकलीफ या मानसिक बीमारी हो न या नहीं हो, कई बार सामाजिक कारणों से, कई बार लाइफ में प्रेशर आने से भी इंसान सुसाइड करता है। तो जरूरी नहीं है कि उसकी बीमारी ही हमेशा होना है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जब हर तरफ से दबाव हो जाता है और उसके पास कोई राह नहीं रहती, तो वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो बेटर है। कई बार मुझे अभी भी याद है, एक युवक से मैं मिला था, तो उन्होंने कहा कि उनके माँ बाप के साथ जब झगड़ा हुआ था तो उनके पिताजी ने कहा तुम्हारा रहना नहीं रहना एक ही है। तो वो बात उन्होंने मन पे ले ली और उन्होंने कहा हो सकता है मैं अगर मर जाऊं तो शायद मेरे परिवार को थोड़ा आराम, राहत मिले। तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद की जान ले लूं। तो कई बार ये फैक्टर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि बीमारी हो। हालांकि डिप्रेशन की बीमारी हो तो, निराशापन की बीमारी हो तो ये हो सकता है। कई बार हम स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी देखते हैं जहां मानसिक संतुलन इंसान खोज जाता है, तो वहां भी ये चीजें हो सकती हैं। बहुत सही बात कही सर आपने। आपका जो एग्जाम्पल है उससे मुझे एक और चीज़ मेरे जहन में आती है। एक इम्पल्सिव सुइसाइड अटेम्प्ट्स भी होते हैं, कि एक तो सुइसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं जो लोग कई समय से प्लान कर रहे होते हैं, उन्हें बार बार वो विचार आ रहे होते हैं, बट कई बार एक इम्पल्सिविटी की वजह से बिना सोचे समझे बस उस मोमेंट में उन्हें लगा ऐसा करना चाहिए और उससे फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। कई बार वो अटेम्प्ट फिर फेटल भी हो जाता है। देखिए, मैं 20 साल से हमेशा ये कहता हूँ कि सुसाइड के बारे में सोचना और सुसाइड अटेम्प्ट करना, यानी खुदकुशी के बारे में सोचना और खुदकुशी करना, ये सोच और करने में जो अंतर है वो 5 सेकंड से लेके 10 साल तक का हो सकता है। सही बात।
तो कई बार ऐसे है कि मुझे याद है कि एक पेशेंट था, वो सी लिंक से जा रहा था, उसके गर्लफ्रेंड का फोन आया कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मेरी शादी हो रही है अगले हफ्ते और तुम अपना रास्ता देख लो। तुरंत कूद गया वो सीढ़ी। तो वो हार्डली 5 सेकंड की बात हुई होगी। और कहीं पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि सर 10 साल से मेरे मन में ये बात है, लेकिन अपने बच्चों को जब देखती हूँ तो मैं हिम्मत हार जाती हूँ। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। सर, आई थिंक आपने एज अ साइकेट्रिस्ट, एज अ पर्सन ऑफ साइंस, आपने बहुत ब्यूटीफुली बहुत सारे फैक्टर्स एनलिस्ट किए सर अबाउट रीजंस फॉर सुइसाइड। मुझे लगता है कि एक चीज़ अगर मैं किसी ले पर्सन को ये पूछूं जिसका साइंस से शायद ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, वो ये कहेगा कि सुइसाइड मन की कमज़ोरी की वजह से होता है। और मुझे लगता है कि ये भ्रांति को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है सर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा नहीं है कि कमजोर लोग सुसाइड करते हैं। इसमें मन की कमजोरी की बात नहीं है, वो उस स्थिति में, उस समय पे, उस क्षण के लिए उसे सब कुछ अंधेरा दिखता है, उसे और कोई रास्ता आगे दिखता नहीं है। तो इंसान सोचता है कि मैं ये कर लूं। हो सकता है 6 महीने पहले वो बहुत मजबूत इंसान था, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि मैं मर जाऊं। और हो सकता है कि जब पैसे का प्रेशर हो, कभी कभी फैमिली का प्रेशर हो, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दरार आए, तो इंसान को बेबसी आती है और उसको लगता है कि मैं मर जाऊं तो बेटर है। तो उस मोमेंट में वो एक क्षण की बात है, एक समय की बात है, एक स्थिति की बात है। तो वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इंसान, हाँ कमजोरी जरूर आती है बट वो उस समय के लिए है। इंसान कमजोर है ये हम नहीं कह सकते। लोगों को सर ऐसा भी लगता है कि उस इंसान के पास तो लाइफ में सब कुछ है, उसके पास इतनी बंगले हैं, इतनी गाड़ियां हैं, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? ये नोशन को आप कैसे एड्रेस करेंगे सर? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रेस हर किसी को है। जो इंसान 10,000 रुपए महीना तनख्वाह कमाता हो और जो 10 करोड़ रुपए महीना तनख्वाह कमाता हो, क्योंकि सबके उतने ही एक्सपेंसेस हैं। मेंटेनेंस है, घर देखना है, ये देखना है, सब कुछ महंगा है, बहुत सारे। अभी 10 करोड़ वाले के टेंशन अलग होंगे, 10,000 वालों के टेंशन अलग होंगे। 10 करोड़ वाले के टेंशन ये होंगे कि यहाँ लोन लिया, ये कंपनी है, वो कंपनी है, लीगल इश्यूज है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 10,000 वाले की टेंशन है कि आज की रोटी मिल जाए। तो टेंशन अलग है, बट टेंशन तो है। और सुसाइड और आत्महत्या ऐसी चीज है कि हम इसको हर एज में देखते हैं। 12-13 उम्र के बाद दिखती है, बुढ़ापे में दिखती है, मिडिल एज में दिखती है, 20-25-30 उम्र में दिखती है, हर आर्थिक स्थिति में दिखता है। गरीबों में भी है, मिडिल क्लास में भी है, हायर क्लास में भी है, और हर सिचुएशन में है और हर कंट्री में है। तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है, क्योंकि हम इसको सिर्फ इंडिया में नहीं देखते, हम इसको पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। राइट सर, हमने डिस्कस किया सर किस तरह से कई कारण हो सकते हैं और समाज में भी कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, बट क्या कुछ वार्निंग साइंस है, या अगर समझ लीजिए कि कोई इंसान ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसको थोड़ा सतर्क रहना है कि मेरे आसपास ऐसे क्या चीज़ें मेरे लोगों में दिख रही हैं जो सुसाइड की तरफ बढ़ सकती हैं, तो वो क्या रेड फ्लैग्स रहेंगे सर? देखिए, एक गलत फहमी जो अक्सर लोगों के मन में आती है वो ये है कि अगर मैं किसी को पूछूंगा कि क्या आपके मन में मरने की इच्छा है, खुदकुशी करने की इच्छा है, तो शायद वो कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है आप पहले इंसान हो जो उसको पूछ रहा हो। तो जब भी कोई आपके पास आए और कहे कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है, मेरे मन में निराशापन है, उदासी है, समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या करूं, बीवी के साथ तकलीफ है, घर पे तकलीफ है, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स है, आर्थिक प्रॉब्लम्स है, उनको जरूर पूछिए कि आपको कभी लगता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है? कभी आपके मन में ऐसा आया कि मैं नहीं रहूं तो अच्छा है? कभी आपके मन में ऐसा आया कि मैं खुद की जान ले लूं तो बेटर होगा? और को कहेंगे कि नहीं, कभी कभी ख्याल आता है लेकिन इतना सीरियस नहीं आता है, तो ठीक है। अगर कोई कहता है नहीं, बात आती है, मैंने दवाई भी खरीदी थी, सोचा लूंगा,
लेकिन अपनी बीवी और बच्चे को देख के मैंने अपने आप को रोक लिया। अगर कोई कहता है कि मन में विचार आते, चाहे वो थोड़ा हो, ज्यादा हो, मध्यम हो, उन्हें तुरंत काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए। उनका चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या इश्यूज है। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं सर आप कि मतलब हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि सुइसाइडल आइडियाज आर साइकाइट्रिक इमरजेंसी, तुरंत ही आप अपने नज़दीकी साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए और हेल्प लीजिए। बट सुइसाइडल थॉट्स के अलावा ऐसे और कोई सिम्टम्स जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सर, जिससे देखिए, कभी कभी उनकी जो चहीते चीज़ें हैं वो दूसरों को देने लगते हैं कि ये मेरा फेवरेट शर्ट था, ये अभी तुम पहनो, ये एक मेरा फेवरेट बुक था, ये लो तुम ले लो, ये मेरी डायरी है तुम रखो। अगर लोग ऐसे करने लगे तो हमें सोचना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल बनाना, जैसे बिल बनाना, पैसे दान में दे देना, अपने फैमिली को अब्रॉड सेटल कर देना, बहुत सारी चीजें अगर कोई ऐसे कर रहा है तो क्या उनके मन में कोई एक चीज ये है। राइट राइट। आई एम श्योर हमारे दर्शक ये चीज़ से एक मैसेज लेंगे सर कि साइकाइट्रिक इश्यूज जो होते हैं उनमें सुइसाइड एक बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, और कहीं भी उसका हल्का सा भी हिंट रहे तो वो जल्द से जल्द अब उनको नज़दीकी साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएं। और अगर आप ही इन इश्यूज से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी साइकाइट्रिस्ट से हेल्प लीजिए, और हेल्प अवेलेबल है एसेंशली, ये एक मैसेज। मैं हमेशा कहता हूँ कि अ, जैसे छाती में दर्द होता है तो हम ईसीजी कराने चले जाते हैं। ईसीजी कराने के बाद कई बार डॉक्टर कहता है कि नहीं, केवल एसिडिटी है, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो वैसे ही अगर कोई आपके फैमिली में दोस्त नज़दीक कहे कि मेरे मन में आता है कि मैं मर जाऊँ, तो उसको ऐसा ही इमरजेंसी समझ के साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। साइकियाट्रिस्ट अपने तरह से सवाल करेंगे, साइकोथेरेपिस्ट अपने तरह से सवाल करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट इमरजेंसी है और इस पे क्या ट्रीटमेंट होनी है, या सिर्फ ये एक सोच है जिसको हम रोक सकते हैं। राइट। बट इम्पॉर्टेंट है कि एक हेल्प लेने ज़रूर जाए। हेल्प मतलब अगर कोई ये दर्शक देख रहा है और अगर उसको आप समझाना चाहें कि मदद लेने से उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या साइंस में हमारे पास क्या एविडेंस है कि सुइसाइडल थॉट्स को लेकर किस तरह से ट्रीटमेंट मदद करता है, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मदद लेने से शर्माना नहीं चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं अगर मैं मदद लेने जाऊँ तो हो सकता है मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सोचना है कि नहीं, हमें मदद तो लेनी ही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मदद कैसे मिलेगी। मदद 2-3 प्रकार की है। हम दवाइयाँ भी दे सकते हैं, काउंसलिंग भी साथ साथ में होगी, पेशेंट का ही नहीं पूरे परिवार का काउंसलिंग होगा जिसको हम फैमिली थेरेपी कहते हैं। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी यानी पेशेंट का अकेले का काउंसलिंग भी होगा। किस मुद्दों को हैंडल करना है वो डिसाइड होगा। इसके अलावा हमारे पास थोड़े ब्रेन बेस्ड थेरेपीज है, जैसे न्यूरो मॉड्यूलेशन है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन हम आजकल यूज करते हैं। तो दवाइयाँ, ब्रेन स्टिमुलेशन, काउंसलिंग तीनों साथ में भी हो सकता है। और ये अगर डॉक्टर की सलाह सुनकर पेशेंट सही तरीके से करे तो वो इस भावना से अपने आप को मुक्त कर सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज अगेन आप दे रहे हैं सर कि अगर किसी को ऐसे विचार आ रहे हैं तो वो बिल्कुल मदद ले, उनकी काफ़ी ज़्यादा वो इससे उबर सकते हैं, इससे पार आ सकते हैं सर। सर आपने अपने नैरेटिव में थोड़ी देर पहले कहा सर कि सुइसाइड हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। मैं चाहता हूँ कि हम इसके बारे में थोड़ा और बात करें सर। शुरुआत करेंगे युवा पीढ़ी से सर। मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी एक्टिव हैं स्कूल मेंटल हेल्थ को लेकर, आप स्कूल्स में आए दिन इस तरह के टॉक्स कंडक्ट करते रहते हैं, नॉट जस्ट अबाउट सुइसाइड बट अबाउट ब्रॉडर मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स। तो बच्चों में और टीनेजर्स में सुइसाइड के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सर? देखिए, आजकल हम ऐसे दौर में हैं कि बच्चे और माँ बाप एक दूसरे से बात नहीं करते। तो माँ बाप मार्क्स के पीछे पड़े हैं और बच्चे की क्षमता को नहीं समझते। हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा अव्वल आए, बट बच्चे की भी क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए।
प्रेशर हम अगर बच्चे पे डालेंगे तो टूट जाएगा, बट कई माँ बाप ये बात समझते नहीं है। बच्चे को अपना करियर में क्या करना है उसका एक पक्ष बच्चे का भी हम सुने। कई बार माँ बाप बच्चे पे करियर थोप देते हैं जो नहीं होना चाहिए, और उस समय पे अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो बच्चे के मन में विचार आता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, और वो नहीं कर पाता है। और उस समय पे कभी कभी इतना बेबस हो जाता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है कि बात करे, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अपनी जान लेने की। और माँ बाप ये समझ नहीं पाते। दूसरी बात ये भी है कि अगर बच्चे के साथ स्कूल में कुछ घटनाएं हो रही हो, कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे हो, आजकल बच्चे लोग किसी का फोटो लेके मीम बना के वायरल कर देते हैं, जिसको हम साइबर बुलिंग भी कहते हैं। तो इसके कारण भी बच्चे के व्यक्तित्व पे, चरित्र पे, मानसिक स्वास्थ्य पे असर होता है। और वो कई बार माँ बाप को बताते नहीं क्योंकि उनको डर लगता है कि माँ बाप फोन ले लेंगे। तो हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि अगर आपके मन में ऐसे विचार आए, स्कूल काउंसलर से मिलिए, अपने माँ बाप को बताइए। अगर इंटरनेट पे कुछ आपको सही नहीं लग रहा है तो सबको बताइए, इसका मदद लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है जो कहता है, उसे तुरंत काउंसलर के पास ले जाए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई बार हमने जब ये वर्कशॉप्स किए हैं तो बच्चे खुद दूसरे बच्चों को ले आए कि सर ये ऐसा कह रहा है, इसको हेल्प करिए। तो कई बार हम केसेस डिटेक्ट कर पाए उसके कारण। विच इज सो हार्टनिंग टू सी सर। आप एकदम कोर ग्राउंड लेवल पर जाकर आप लोगों की मदद कर रहे हैं इससे, और लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। सर आपने जिक्र किया साइबर बुलिंग का। सर मुझे लगता है सर सोशल मीडिया का भी यूथ में, अडोलेसेंट्स में सुइसाइडल बिहेवियर में कुछ रोल होता होगा सर? बिल्कुल होता है, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे गलत चीजें छप जाती है। किसी का फोटो छप जाता है, कुछ गलत चीजें अपलोड हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि सुसाइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो प्लीज देखिए कि वो कौन लिख रहा है। ये एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल लिख रहा है या कोई भी लिख रहा है। सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी डाल सकता है। जो सोर्स है आपका वो जेन्युइन होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, और आपको गलत चीजें उसमें से उठाकर पालना नहीं है। राइट। और वही रोल आ जाता है सर स्कूल मेंटल हेल्थ का, जिसके लिए आप काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं सर। इट इज वेरी हार्टनिंग टू सी योर इनिशिएटिव्स। बट हमने रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे, यंग लोगों में हमने सोशल मीडिया के बारे में बात की, बुलिंग के बारे में बात की। मुझे लगता है सर करियर रिलेटेड इश्यूज आपने उस पर जोर डाला। एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है सर, एग्जाम का स्ट्रेस। सर एग्जाम के पहले आपको लगता है कि इन उन बच्चों के नंबर में राइज होता है सर जो सुसाइडल थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं? हम दो समय पे राइज देखते हैं, एक तो एग्जाम के पहले और एक रिजल्ट्स के पहले और रिजल्ट्स के बाद। तो मैं थोड़ा लाइटर वे में इसको हमेशा कहता हूँ कि दो प्रकार के बच्चों को पढ़ाई की टेंशन होती है। एक जिसे कुछ नहीं आता है और एक जिसे सब कुछ आता है। क्योंकि क्या है कि जो सब कुछ आता है उसको टेंशन है कि कोई भी मार्क नहीं जाए, जिसको कुछ नहीं आता है उसे पास होने की टेंशन है। तो ये दोनों बच्चों में हम ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो हमने देखा है कि टॉपर बच्चा है लेकिन 98% की जगह 94 आया है और उसने खुद की जान लेने की कोशिश की है, क्योंकि उसको लगता है मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। हम ऐसे भी बच्चे देखते हैं जो एग्जाम में फेल हुए और देखते कि अभी माँ बाप को कैसे फेस करेंगे, तो फिर वो ऐसे कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मार्क्स का जरूर बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है इन चीज़ों में, और ये हम मार्च महीने में एग्जाम के पहले कई बार देखते हैं, जून जुलाई में रिजल्ट्स के समय पे कई बार देखते हैं। तो उस समय पे थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट होना या अवेयरनेस थोड़ा ज़्यादा क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। राइट सर। सर इन सिचुएशंस में जहां हम देख रहे हैं कि बच्चों में, एडोलेसेंट्स में सुइसाइड के रेट्स बढ़ रहे हैं, स्कूल का क्या रोल इसमें रह सकता है? आई थिंक आजकल जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, हर स्कूल में एक काउंसलर है। जो जब मैं स्कूलिंग में था ऐसा रूल शायद नहीं था सर, बट अभी आई थिंक हर स्कूल बहुत विजिलेंट है इस चीज़ को लेकर। अभी कंपलसरी हो गया है कि हर स्कूल में काउंसलर हो,
और हम कई बार ये भी कहते हैं कि स्कूल्स में सुसाइड को लेकर सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने देखा है कि सेंसिटिविटी, कि अगर कोई बच्चा जाके टीचर को कहता है कि मैम मुझे ऐसे लगता है कि मैं खुद की जान ले लूं, और टीचर को लगता है नहीं नहीं वो तो सिर्फ बोल रहा है, ऐसा कुछ करेगा नहीं, तो ये अटेंशन सीख कर है, ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि नहीं, कोई भी बच्चा है उसे हेल्प मिलनी चाहिए। और मुझे अभी भी याद है कुछ साल पहले एक टीचर मेरे पास रोते हुए आई थी मंडे को, और उसने कहा कि सर सैटरडे को एक बच्चा आया था, उसने कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपसे बात करनी है। सैटरडे दोपहर में मैं बाहर जाने वाली थी, तो मैंने उनको कहा मंडे आओ, और संडे के दिन उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। हालांकि बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट मुझे बुरा लग रहा है। तो इसलिए जब बच्चा आए तब सब, मैं माँ बाप से कहता हूँ, टीचर से कहता हूँ, जब बच्चा आपके पास आए और कहे मुझे प्रॉब्लम है, सब कुछ छोड़कर उसके तरफ ध्यान दो। कभी मत कहना है कि इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। कभी मत कहना कि आज मैं बिजी हूँ, कल बात करेंगे। सब कुछ छोड़कर उनके साथ बात करना अनिवार्य है, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज दैट आप दे रहे हैं कि बच्चों की कोई भी कंप्लेंट को हम नज़रअंदाज ना करें, उनको उतना ही सीरियसली लें। इसी लाइंस पर सर, पेरेंट्स को कोई और सलाह देना चाहेंगे आप इस बैकग्राउंड में? मैं इसमें ज़रूर पेरेंट्स को कहूँगा कि आपके बच्चे जैसे है उसे एक्सेप्ट करिए। आपके बच्चे के मन में जो करियर है उसे करने दीजिए। बच्चे पे कभी भी पढ़ाई की प्रेशर नहीं डालनी है। बच्चे पे कभी भी हमको जोर नहीं डालना है कि इतने मार्क्स लाना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बने, फोटोग्राफर बनना चाहता है फोटोग्राफर बने, कोई कुछ और करना चाहता है करने दीजिए। बच्चे खूब समझदार है, वो अपने आप मैनेज कर सकते हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हमारे अधूरे सपने बच्चों पे नहीं डालें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार माँ बाप अपने अधूरे सपने डालते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि कई डॉक्टर माँ बाप भी ये बात नहीं समझते। मुझे अभी भी याद है कि एक डॉक्टर माँ बाप अपने बच्चे को मेरे पास ले आइए कि सर ये कॉमर्स करना चाहता है, इनको आप काउंसिल कीजिए कि साइंस करे। और उन्होंने मुझे कहा कि हमने जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो कौन संभालेगा। हाँ, और मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो साइंस करे, आप सब बेच डालिए, रिटायर हो जाइए, उसके साथ समय बिताइए, ज़रूरी नहीं है। तो कई बार ये भी होता है कि माँ बाप चाहते कि उनकी जो पीढ़ी है वो चलते रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के मन में मेडिसिन करने की बात हो। कई बार हम देखते हैं कि पिताजी का बिजनेस वो चाहते हैं कि बच्चा संभाले, बच्चे के मन में कोई और करियर है। तो ये चीज़ें होती, तो माँ बाप बच्चे से कोई उम्मीद रखे कि उनका रिलेशनशिप अच्छा हो। उम्मीद ये नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा आगे चल के ये करेगा या मेरा बिजनेस संभालेगा। उम्मीद ये होना चाहिए कि मेरे और मेरे बच्चे के बीच में जो बंधन है वो मजबूत हो, बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बने, ये उम्मीद हो। सही बात है, बट अगर वो मेरा बिजनेस संभालेगा तो ही मेरा सहारा बने, ऐसा जरूरी नहीं। सही बात। हाँ, और अपने बच्चों से रोज बात कीजिए, उनको रोज कहिए कि कुछ भी होगा जिंदगी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। माँ बाप दोनों को ये कहना चाहिए, कुछ भी हो आप मेरे पास आइए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक वो ऐसे स्टेटमेंट से बच्चों को भी लगेगा कि नहीं, कितनी भी बड़ी एडवर्सिटी आ गई है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो वो उसको फेस करने की एक शक्ति सी आ जाएगी सर उसमें। सर, बच्चों में क्या टेलटेल साइंस हो सकते हैं कुछ मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस के, या समथिंग दैट कैन इवन लीड टू एज सीवियर एंड एज फियर? कई बार बच्चे भी अपना निराशापन व्यक्त करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो है पढ़ाई को लेके चिंतित है, और पैनिक अटैक्स आना, छाती में धड़धड़ होना, घबराहट होना, ये भी हो सकती है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि बच्चे को जो पसंद है वो करना बंद कर देता है। फुटबॉल खेलना पसंद था, बंद कर दिया। क्रिकेट देखना पसंद था, बंद कर दिया। उनका चहीता खाना बना है वो नहीं खा रहे। ये सारे साइंस है कि कुछ तो गलत हो रहा है। बच्चा जो बहुत बोलता था अचानक चुप हो गया है। बच्चा जो शांत था गुस्से वाला हो गया है। बच्चा जो गुस्से वाला था शांत हो गया है। जैसे आपको पर्सनैलिटी, चरित्र, व्यक्तित्व में चेंजेस दिखे, आपको समझना है कि कुछ गलत है, कुछ हो रहा है। और बच्चे से विचार विमर्श कीजिए, पूछताछ कीजिए, बच्चे को बिठाइए, कहिए कि मुझे लग रहा है कोई बात आपको सता रही है,
आप खुल के बताइए, हम बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे। आप गलत हुए हैं तो उस गलती को सुधारने के प्रयत्न करेंगे, और अगर आप सही है तो आपका साथ देंगे। लेकिन आप बताइए, व्यक्त कीजिए। भावनाओं को व्यक्त करना, विचारों को व्यक्त करना, अपनी मनोस्थिति को व्यक्त करना, ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। सर, हमने बहुत ब्यूटीफुली डिस्कस किया एक एक्सट्रीम ऑफ एज के बारे में। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि बच्चों में किस तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और वो समथिंग एज सीवियर एज सुइसाइड में तब्दील हो सकते हैं। इसी डिस्कशन को हम एक दूसरे एक्सट्रीम ऑफ एज पर शिफ्ट करते हैं सर, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही अंडर रिकग्नाइज्ड है, उसके बारे में कोई इतना ज़्यादा बात नहीं करता सर। मैं रिसेंटली इनफैक्ट आप ही का एक आर्टिकल पढ़ रहा था इस पर कि एल्डरली में भी सुसाइड रेट्स कितने ज़्यादा हैं, बुजुर्ग लोगों में, और उसके बारे में रिसर्च का कितना अभाव है। बट रिसर्च को शायद हम उसके बारे में इतना डिस्कस ना करें, बट आप उसके बारे में थोड़ा और हमें बता सकते हैं सर कि एल्डरली सुसाइड के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, हमेशा जब सुसाइड की बात होती है, हमारा फोकस बच्चों और युवकों पे होता है। हम सोचते नहीं है, या हमें लगता नहीं है कि बुजुर्ग सुसाइड करेंगे। हमको लगता है उनका जीवन तो निकल गया है, अभी क्या कारण है कि वो सुसाइड करें। जबकि हम अगर सुसाइड रेट्स देखें इंडिया में कि कितने प्रतिशत सुसाइड किस उम्र में होते हैं, तो 2 उम्र में पीक है। 2 उम्र में इसका एक चढ़ाव है। एक जो है 15 से 25 उम्र के बीच में, और एक 65 उम्र के बाद। लेकिन बुजुर्गों के सुसाइड को लेकर बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं, और बुजुर्गों के साथ बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि एल्डरली में, बुजुर्गों में वो आते ही नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। बच्चे के साथ कुछ भी पीड़ा हो, तुरंत उसको ट्रीटमेंट के लिए ले आते हैं। और एक और कारण ये है कि जो हमारे बुजुर्ग है, वो एक ऐसे जमाने में पले बड़े हैं जहां मानसिक तकलीफ होना यानी एक शर्मनाक बात है। तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना तो उनके जहन में ही नहीं है कि हम जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को बताए कि बुजुर्गों को भी निराशापन हो सकती है, चिंता हो सकती है, लगता है जीने का कोई अर्थ नहीं है। और लोगों को एक गलत फहमी इसमें यह है कि बुढ़ापे में ये सब विचार आना नॉर्मल है, क्योंकि अभी 70 उम्र का हो गया तो उसको ये सब मौत के विचार आएंगे, तो वो हेल्प नहीं लेते। और कई बार बुजुर्ग जो है वो खुद की जो दवाइयाँ चल रही है, जैसे डायबिटीज की है, ब्लड प्रेशर की है, अन्य मेडिकल तकलीफों की है, उसी का ओवरडोज करते हैं। या नींद की गोली भी कई लोगों को चालू है, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही है, तो नींद की गोलियां का ओवरडोज करते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता। बुढ़ापे में कई बार बच्चे से नाता थोड़ा दूर हो जाता है। इंडिया में हम एक फिनोमिनन देखते हैं जिसको हम पाइका कहते हैं, पेरेंट्स इन इंडिया एंड चिल्ड्रन अब्रॉड। तो कई बार जब बच्चे अब्रॉड है तो वो मिलने नहीं आते माँ बाप से, तो माँ बाप में एक अकेलापन आ जाता है। कई बार 70-75 उम्र में अगर एक कपल में किसी एक का डेथ हो जाए या देहांत हो जाए, तो बहुत अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि आपने 40-50 साल एक इंसान के साथ गुजारा है और अभी वो इंसान नहीं है। जब मेरे क्लिनिक में बुजुर्ग कपल आते, सभी कहते कि नहीं, दोनों कहते कि नहीं, आई विश आई विल डाई फर्स्ट, बिकॉज आई कैन नॉट सी हर डाई और हिम डाई। हर चाहता है कि वो पहला जाए, तो कि उसको दूसरे के बिना नहीं रहना है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रिटायरमेंट के बाद जो किसी का नाम था, एक रुतबा था, वो चला जाता है, उसके कारण भी निराशापन आ जाती है। कई बार डिप्रेशन के साथ साथ ओल्ड एज में डिमेंशिया भी होती है, कि दिमाग में खून की कमी हो जाती है या दिमाग का डिजेनरेशन हो जाता है। उसके कारण भी ये सब भावनाएं आ सकती, क्योंकि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो एल्डरली सुसाइड पे काम करना बहुत जरूरी है। ओल्ड एज होम्स में जाना, अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। कम्युनिटीज में जाके बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में प्रचारण करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सर, जो उनके मेडिकल इश्यूज होते हैं, वृद्धावस्था में बहुत मेडिकल इश्यूज से सब जूझ रहे होते हैं, वो भी आपको लगता है कहीं ना कहीं सुसाइड? बिल्कुल, कई बार वृद्धावस्था में ये हो जाता है कि पार्किंसंस है,
तो चलने फिरने की दिक्कत हो जाती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है कि वो टॉयलेट अपने कपड़े में कर लेते हैं, या कई बार जो है वो बाथरूम जाते तक उनके कपड़ों में हो जाती, तो एक शर्मनाक बात हो जाती है। कई बार ये भी होता है कि उन्हें बाहर कहीं लेके नहीं जाते क्योंकि बहुत सारी तकलीफें हैं। कभी कभी कैंसर हो जाता है और कैंसर फाइनल स्टेजेस में होता है, तो ये भी बहुत तकलीफदायक चीज़ है। और कई बार लकवा मार जाता है तो वो बेड रिडन हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये विचार आना कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, होता है। राइट सर। सर हमने बच्चों में सुइसाइड प्रिवेंट कैसे करें उसके बारे में बात की, पेरेंट्स और स्कूल्स के लिए क्या कुछ टिप्स हो सकते हैं। एल्डरली सुइसाइड के लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? एल्डरली सुसाइड के लिए हमें ओल्ड एज के पॉपुलेशन को जाके मिलना है। अलग रोटरी क्लब्स में जाइए, लायन क्लब में जाइए, जिम खानाज में जाइए, हाउसिंग सोसाइटीज में जाइए, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात कीजिए। ओल्ड एज होम्स में जाइए, हॉस्पिटल्स में जहाँ वो एडमिट होते हैं वहाँ थोड़ी काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए। और इसको प्रिवेंट वैसे कर सकते हैं। वर्ल्ड एल्डर्स डे पे अगर एल्डर्स का प्रोग्राम हो रहा हो तो उसमें इसका विचार होना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। राइट सर, राइट सर। अगर हम सुइसाइड प्रिवेंशन इन एज अ ब्रॉडर फिनोमिनन की बात करें सर, की तो बात हो गई सिर्फ एल्डरली तक सीमित, बट एज अ ब्रॉड फिनोमिनन हमारे जनरल डिस्कशन पर वापस आते हैं सर। मैं हमेशा जहाँ मुझे चांस मिलता है बात करने का, मैं सब यही बोलता हूँ, सुइसाइड इज़ अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। वो एक ऐसा मौत का कारण है जिसे हम रोक सकते हैं। और इसी कड़ी में मुझे एक आपका एक और आर्टिकल याद आ रहा है ऑन सुइसाइड गेट कीपर ट्रेनिंग सर। सर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि गेट कीपर ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, गेट कीपर्स क्या होते हैं सर? देखिए, मैं इसके पहले दो मुद्दे पे थोड़ा गौर करूंगा। पहला मुद्दा ये है कि एवरी सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, ये मेरा मानना है, अगर उसे सही वक्त पे साइकाट्रिक हेल्प मिले या काउंसलिंग द्वारा हेल्प मिले। एक और बात पे गौर करना बहुत जरूरी है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें कि सुसाइड रेट्स के बारे में कि कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हम सभी मनोचिकित्सकों ने सभी जगह जाके बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। सुसाइड प्रिवेंशन डे, सुसाइड प्रिवेंशन मंथ, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स होते रहते। लेकिन 1900 से लेके 2025 तक का अगर आप डेटा देखोगे, कितना भी हमने जनता को जागरूक करने की कोशिश की है, सुसाइड्स कम नहीं हुए। बड़े नहीं होंगे लेकिन कम तो नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं हमारा मेथड गलत है, या कहीं ना कहीं हम जो एक्चुअल पेशेंट्स है उन्हें पकड़ नहीं पा रहे, या वो चुपचाप बिना मदद लिए खुदकुशी कर रहे और हमको नहीं मालूम है। गेट कीपर जो ट्रेनिंग है ये ऑस्ट्रेलिया में यूज हुआ था। QPR करके एजेंसी है, उनके थ्रू ये जो है गेट कीपर ट्रेनिंग होती है। और इसमें हमने ये देखा था कि जो QPR ट्रेनिंग है वो एक ऐसा ट्रेनिंग है जहां हम कोई भी आम आदमी को ट्रेन कर सकते हैं सुसाइड पहचानने के लिए। अगर कोई कहता है कि सुसाइड की भावना है तो उसके साथ कैसे बात करे, उसे क्या पूछे। और ये प्रोग्राम हमने कॉलेजेस में रन किया है जहां हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, ऑफिसेज में रन किया है जहां हम एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, हम स्कूल्स में 8th 9th 10th के बच्चों को ट्रेन करते हैं, और एक सर्टिफिकेट उनको देते हैं कि एक गेट कीपर हो आप, कि सुसाइड की सोचने वाली इंसान जो है वो गेट के उस पार नहीं जा पाएगा, बीच में आप खड़े हो जो उसे पकड़ के हेल्प के लिए ले आओगे। आप एक काउंसलर नहीं हो, आप एक गेट कीपर हो। जैसे कॉलेज में आई कार्ड के बिना अंदर आने वाले बच्चों को वॉचमैन रोक देता है, तो वैसे ही आपका काम इतना ही है कि आप पूछोगे, सुनोगे और डिटेक्ट करोगे कि हाँ इसमें शायद ये भावनाएं है, चलो काउंसलर के पास। तो और हम स्कूलों में और कॉलेजों में कहते कि अगर आप काउंसलर के पास लोगों को ले आए और सच्ची में अगर हमें पता चला कि जेन्युइन केस है, तो
आपको अवार्ड मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, आपकी फोटो छपेगी नोटिस बोर्ड पे, स्टार्स मिलेंगे, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाला होता है वैसे। तो उससे क्या है, लोग थोड़े उत्तेजित हो जाते हैं ये करने के लिए। बहुत अच्छा तरीका है सर अवेयरनेस बढ़ाने का। जैसा आपने कहा वो गेट कीपर, सर सोसाइटी के किन लोगों को ये गेट कीपर ट्रेनिंग देने की ज्यादा आवश्यकता है? देखिए, हर कोई ये ट्रेनिंग ले सकता है। इनफैक्ट हमने जो सेंटर्स में ये ट्रेनिंग दी है उसकी एक बहुत छोटी चार्ज होती है जो 200 या 300 रुपए है, जो कि हर कोई दे पाता है। अगर कोई कॉलेज कहता है कि नहीं हमारे पास वो भी सुविधा नहीं है, तो हम कहते हैं मत दीजिए, ठीक है। 100 रुपए में भी हमने ये ट्रेनिंग दी है। 100 रुपया जनरली हर कोई अफोर्ड कर पाता है, बट अगर कोई कॉलेज कहता है नहीं हम स्टूडेंट से पैसे नहीं लेंगे और हम नहीं, तो मतलब ठीक है आप मत लीजिए, हम फिर भी ये ट्रेनिंग देते। क्योंकि मेरा एक सपना है, अभी वो उस मेरे जीवन काल में होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, कि एक दिन ऐसा आए जहां एक सुसाइड फ्री इंडिया हो। वाह वाह, जो कि बहुत मुश्किल है, सोचो ना। मतलब मेरी पीढ़ी शायद आधा काम करके जाएगी, आपकी पीढ़ी बाकी का काम आगे ले जाएगी, बट ये एक सोच है कि टुवर्ड्स सुसाइड फ्री इंडिया। तो और एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी होनी चाहिए, जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है, बट एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन टास्क फोर्स, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत अहम बात छेड़ी है सर, क्योंकि पॉलिसी लेवल काम के बिना ये अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। करंटली जो हमारी मेंटल हेल्थ पॉलिसी है उसमें कहाँ लैक्यूने लग रहे हैं सर आपको, जो सुसाइड रेट्स अभी भी शायद बड़े नहीं हैं बट कम भी नहीं हुए हैं सर? देखिए, मैं पॉलिसी के बारे में इतना नहीं बात कर सकता हूँ, मैं उसमें वो मेरा एरिया नहीं है, बट मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ मेरा मानना है कि हर साइकियाट्रिस्ट को कम्युनिटी में काम करना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने जो देखा है कि, और मैं मेरे शहर के बारे में बोलूंगा, जैसे बॉम्बे शहर है, हमारे पास 700 साइकियाट्रिस्ट है, कम्युनिटी में काम करने वाले 50 होंगे, बाकी लोग हॉस्पिटल से जुड़े हैं, अपने क्लिनिक में काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ लेक्चर्स ले रहे होंगे, लेकिन एक्टिवली कम्युनिटी में काम करने वाला, देखो हर कोई साइकियाट्रिस्ट जो है वो जाके लेक्चर्स लेता है, मैं ये नहीं कहता हूँ। साल में कोई 2 लेता है, साल में कोई 5 लेता है, साल में कोई 10 लेता है। हमें चाहिए कि सभी साइकियाट्रिस्ट महीने में 10 लेक्चर ले। अगर 700 साइकियाट्रिस्ट महीने में 10 लेक्चर लेने लगे अलग अलग जगह पे, तो 7000 प्रोग्राम महीने के होंगे, तो अवेयरनेस बढ़ेगी। सोशल मीडिया द्वारा आप अवेयरनेस बढ़ाइए, आप इंटरनेट इंस्टाग्राम द्वारा अवेयरनेस बढ़ाइए, फिजिकल प्रोग्राम्स द्वारा अवेयरनेस बढ़ाइए, यूट्यूब वीडियोस द्वारा अवेयरनेस, बट अवेयरनेस बढ़ाइए। मैंने आज तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नहीं देखा है जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता। मैंने कोई भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड कोई भी सिटी में नहीं देखा है जो सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात करता है। हम स्किन केयर के बारे में बात करते हैं, बॉल्डनेस के बारे में बात करते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं, हम लंग्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए कोई भी साइन बोर्ड मैंने नहीं देखा है। हम जब तक मानसिक स्वास्थ्य को फैशनेबल नहीं बनाएंगे, लोग उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम जिम को फैशनेबल बनाते हैं, बट मानसिक स्वास्थ्य कोई फैशनेबल नहीं बनाता। नहीं, और आई थिंक सर द टाइम्स आर चेंजिंग, स्टिल नॉट देयर। कोविड ने हमें बहुत मदद किया। कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों में जागरूकता आई कि मानसिक तकलीफ होती है। कोविड ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको दी, वो है कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो है। तो मेरे पास पेशेंट मिजोरम से बात करता है, मेरे पास पेशेंट जमशेदपुर से बात करता है, और कई पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें भय था, डर था कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा क्या होगा। वो अपने बेडरूम में बैठे बात कर सकते हैं, उनको डर नहीं है। अगर उनको कुछ भी लगा वो फोन बंद कर सकते हैं। तो वो एक सुविधा जो हो गई है ऑनलाइन वाली, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए in a positive way. Which brings me to a very important point sir. हम ऑनलाइन चीजें, मीडिया, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया जो है सर, वो भी सुसाइड को आपको लगता है सेंसिटिवली रिपोर्ट करता है, या उसमें भी कहीं चूक हो रही है सर? देखिए, कई चूक हुए हैं,
अभी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने भी गाइडलाइंस बनाए ऑन मीडिया रिपोर्टिंग फॉर सुसाइड। हमने मीडिया वालों से कई बार बात की है कि सुसाइड को सनसनी मत बनाइए। आप किसी को खून ना खून पिक्चर्स मत दिखाइए, एक रोप मत दिखाइए, ऐसी चीजें मत दिखाइए कि लोग उत्तेजित हो। विक्टिम का नाम छुपाइए, परिवार को रोते हुए फोटो मत दिखाइए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार मैं मीडिया प्रोफेशनल से कहता हूँ कि अगर आप सुसाइड पे कुछ लेख भी लिख रहे, उसे एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए कि सर ये मैंने लिखा है, क्या इससे किसी को ठेस पहुंचेगी, किसी को चोट पहुंचेगी, क्या मैंने सही शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं ये करूंगा तो ये हजारों लोग पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम, और सुसाइड को न्यूज़पेपर बेचने के लिए मत यूज कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड not sensationalize Yes. suicide. That should be the message. सेंसिटिविटी चाहिए, सेंसेशनलिज्म नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। राइट सर, राइट सर। सर मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है अभी, और उसको कई समय से सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं सर, तो उन्हें आप किस तरह से होप देंगे सर? देखिए, मैं उनको ये बात जरूर कहूँगा कि मानसिक तकलीफ शारीरिक तकलीफ जैसा है। किसी को बैक एक है, पीठ में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी को घुटनों में दर्द है, वैसे ही आपको मन की पीड़ा है। और डिप्रेशन बहुत कॉमन तकलीफ है, निराशापन बहुत कॉमन तकलीफ है। WHO कहता है कि 1 में से 3 लोगों में निराशापन पाया जाता है। प्लीज बिना झिझक किए हुए आप हेल्प लीजिए। हर शहर में साइकेट्रिस्ट है, हर शहर में साइकोलॉजिस्ट है, मदद आपके पास है। पैसों की कमी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। और मेरा ये मानना है कि हमारे देश में जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने कभी ना कभी पेशेंट्स को आर्थिक रूप पे मदद किया ही है। ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि अगर पैसे नहीं है तो मेरे पास मत आइए या मदद मत दीजिए। वो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो मदद लीजिए, आगे आइए, और आपके मन में मानसिक तकलीफों को लेकर, आत्महत्या को लेकर जो भी विचार है उसको ले आइए। हो सकता है आप एक बार मिलोगे तो आपका जीवन बदल सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज सर। सर ऑन दिस नोट सर, क्या हम इस पॉडकास्ट को एंड कर सकते हैं कोई एक ऐसी पॉजिटिव स्टोरी के साथ जो आपके करियर से आपको याद आ रही है, जहां हेल्प लेने बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत चेंज ला लिया किसी? बिल्कुल। मुझे अभी भी याद है कि मैं स्कूलों में जाता हूँ तो एक 10वीं का बच्चा था जो मेरे पास आया था, और उसने कहा कि सर मेरी 10वीं की एग्जाम मार्च में है, और जनवरी में आया था मेरे पास, बोला कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता मैं पास होऊंगा, पूरा साल मैंने टाइम पास किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे ऐसे लगता है मैं सर कूद जाऊं कहीं से, मतलब मैं अपने माँ बाप को अपना मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। उनकी बहुत इच्छा है कि मैं अच्छे मार्क्स लाओ, ये करूँ वो करूँ। तो मैंने उनको कहा, उससे बात की, उनके माँ बाप से बात की, माँ बाप को सब बताया मैंने। तो उनके माँ बाप ने बच्चे को कहा कि बेटा तुम जितना भी पढ़ लो 2 महीने में एग्जाम दे दो, टेंशन मत लो। तुम नहीं पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें हमारा बच्चा चाहिए, हमें पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें मार्क्स नहीं चाहिए, फेल हो गए तो फिर से देंगे, लेकिन फेल होने के डर से एग्जाम नहीं दोगे ये मत करना। उसने एग्जाम दी, उसकी 55% मार्क्स आए। पेपर्स इजी होते हैं, बच्चे पास तो हो ही जाते हैं, 55% मार्क्स आए, जो कि एक लोग कहेंगे कि बहुत कम मार्क्स आए। उसने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, उसने बीकॉम कर लिया, बात निकल गई, कई साल हो गए, मुझे नहीं मालूम था कि क्या है। फिर एक बार मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, मैं एक लेक्चर के लिए गया, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे किसी ने मुझे बोला कि एक जो एयरलाइन की स्टाफ थी, उन्होंने बोला कि सर आप वीआईपी रूम में बैठिए, हम आपका लगेज लेके आते हैं। तो मैंने बोला कि मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मैं तो
डॉक्टर डिसूजा? बोला नहीं नहीं, हमको मालूम है आप डॉक्टर डिसूजा है, आप बैठिए, हम आपका लगेज लेके आते हैं, वहाँ एक सर है जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं जब गया तो जो पूरी कोट और कुर्ते पैजामे में एक लड़का था, तो उसने बोला सर आपने मुझे पहचाना? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो बोला, फिर उसने कहा कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं ये साल में आया था, आपको याद है 10th में था। और फिर मुझे याद हुआ, मैं बोला अरे तुम तो इतने बदल गए हो, अभी बड़ा हो गए हो। इट वॉज वेरी अर्ली इन माई करियर जब वो आए थे। तो उन्होंने कहा सर आप ही ने मुझे हिम्मत दी थी कि हिम्मत मत हारो। मैं माँ बाप से बात भी नहीं कर पा रहा था, आपने बात की। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, उन्होंने बोला बेटा जो करना है करो। बोला मैंने कॉमर्स किया, बीकॉम किया, फाइनेंस किया, और आज मैं बहुत बड़ी मिनिस्ट्री में फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। वाह। तो उन्होंने कहा, और मैं, मेरे स्टाफ में से 2-3 लोग थे जिनको निराशापन थी, उदासी थी, मैं उनको साइकियाट्रिस्ट के पास खुद ले गया और उनको भी हिम्मत दी। और मैं हमेशा मेरे स्टाफ को बोलता हूँ कि स्ट्रेस मत लो, ये मत करो। तो बोला कि मतलब अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस मार्ग पे नहीं जाता। तो ऐसी पॉजिटिव कहानियां भी है जो हम देखते हैं लाइफ में। हाँ। और आई थिंक उन्होंने आपके वो सुसाइड फ्री इंडिया की तरफ एक कदम उन्होंने भी बढ़ा दिया था। वो उन्होंने अपने स्टाफ की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी दैट वी आर एंडिंग द पॉडकास्ट विथ। आई थिंक इससे दर्शकों को यही संदेश जाता है कि आप उसके बारे में बात करिए, हेल्प अवेलेबल है। अगर आप नहीं कर सकते तो योर साइकियाट्रिस्ट कैन हेल्प यू इन वॉट एवर वे दे कैन, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको सामने आना है मदद लेने के लिए, बिकॉज मदद हमेशा अवेलेबल है। हाँ, मैं एक और चीज़ कहूँगा अंत में। मैं मेरे सारे पेशेंट्स से कहता हूँ कि हम जो जीवन का युद्ध रोज लड़ते हैं, वो युद्ध कभी भी रणभूमि में नहीं जीतते हैं, वो हमेशा मन भूमि में जीता जाता वाह। दैट इज अ वेरी गुड मैसेज सर जो आप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए सर। थैंक यू। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट से एक जन जागरण के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। और अगेन आई एम सेइंग दैट आई एम होपिंग कि इससे एक सुसाइड फ्री इंडिया की तरफ एक कदम और आगे बढ़े। कदम हो। यस। थैंक यू सो मच थैंक यू सो सर। मच।